A very warm welcome, all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. Welcome to Academia Social Work YouTube channel. Now, in this video, we will continue this questions MCQ series. So, let's start from the question number 29. Okay, yes. As you can see on the screen, the question number 29, that is, community organization as a method of social work was recognized at the Milford Conference in. So question number 29 asking that when the community organization accepted as a recognized as a method of social work was at Milford Conference in. तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है हमारा वो है हमारा C. That means 1939. Okay, that question can be asked because the community organization is a primary method of social work. Okay, now go to the next question. The question number 30 is Murray-Ross model of community organization stresses. तो Murray-Ross इसका model of community organization वो किस चीज पर emphasize करता है या किस चीज पर ज्यादा focus करता है? तो that is community self determination and felt needs. तो community को हमें इतना एम्पावर करना है कि वो खुद के लिए खुद सेल्फ डिटर्मिनेशन हो सके, साथ ही साथ वो अपनी जो उसकी जरूरतें हैं वो उसको महसूस हो सके और वो उस पर काम कर सके. दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेसेस, है ना, अबाउट रिगार्ड्स मोर्रेजी रॉस, है ना. मोर्रेजी रॉस के नाम से भी जाना जाता है, मोर्रे रॉस के नाम से भी जाना जाता है. ही इज द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन thinker. We can say that he is the propounder of community organization, है ना. So Morrissey Rose, and then next question is Saul Alinsky is known as for his approach to community organization is called. तो community organization Saul Alinsky के point of view से अगर हम बात करेंगे, Saul Alinsky की जो इस पे अप्रोच रहती है वो रहती है सोशल एक्शन की. तो ऑप्शन नंबर सी इज सोशल एक्शन. क्यों? क्योंकि कम्युनिटी Saul Alinsky जो है वो चाहते हैं कि कम्युनिटी के अंदर बदलाव आए, वो अलग अलग मेथड लेकर के आए, ताकि इवन उनकी एक बुक भी है रूल्स फॉर रेडिकल्स के नाम से. तो आप उसको अगर रूल्स फॉर रेडिकल्स पूछें कि किसके ने लिखी है तो आप हमेशा याद रखना कि वो है सॉल एलिंस्की, उनके द्वारा लिखी गई है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैक रोथमैन. क्वेश्चन नंबर 32, जैक रोथमैन आइडेंटिफाई द 3 मॉडल्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट वन ऑफ देम. यानी उन्होंने 3 मॉडल जो है रिकॉग्नाइज किए थे, आइडेंटिफाई किए थे कि इनके थ्रू कम्युनिटी में वर्क किया जा सकता है इन मॉडल्स के थ्रू. बट अब उन्होंने पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वो मॉडल नहीं है अकॉर्डिंग टू जैक रोथमैन. तो जैक रोथमैन की अगर हम बात करें तो पहला लोकेलिटी डेवलपमेंट, ऑब्वियसली दिस इज द मॉडल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन. सोशल प्लानिंग, दिस इज आल्सो known as the model of community organization. And the third is social action, this is also a model of community organization. But the community therapy, it sounds weird na, right? So community or therapy is not a right answer, it's not a model of community organization. It means this is the right answer. The option number D, community therapy, is the right answer. The next question is question number 33. The concept of felt need in community organization refers to felt need. जैसे मैंने अभी पीछे भी डिस्कस किया तो आप समझ गए होंगे वो क्या है. तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार. ऑप्शन क्या कहते हैं? द नीड्स आइडेंटिफाइड बाय एक्सटर्नल. नो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स नहीं, फेल्ट नीड, महसूस हुई हो, खुद कम्युनिटी को रियलाइज हुई हो. और जब हम कम्युनिटी की प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं ना, कम्युनिटी के प्रिंसिपल्स में एक ये भी आता है कि हमें कम्युनिटी के अंदर डिसेंट पैदा करना है, डिसेंट पैदा करना है, जो कि वो अभी एक पर्टिकुलर एक इकोसिस्टम उनका जो डेवलप हो गया है जिसमें वो समझते हैं कि सब चीज ऐसे ही रहने जा रही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो पाएंगे या नहीं हो सकते, वो उस तरीके की चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो हमें सबसे पहले उनके पास जाकर उसमें कम्युनिटी में एक डिसेंट पैदा करना पड़ता है, ताकि ताकि उनके अंदर थोड़ा सा कॉन्शियसनेस उनका बढ़े, डिस्कशन हो, और ताकि वो एक कम्युनिटी को एक मेन स्ट्रीम की तरफ लेकर आ सके. कम्युनिटी एज डेवलपमेंट एज ए मेथड सोशल वर्कर इस्तेमाल करते हैं ताकि कम्युनिटी को कॉन्शियस कर सकें, और कॉन्शियस करने के बाद एक बड़े लेवल पर चेंज ला सके, क्योंकि हम जानते हैं कि सोशल वर्कर एज ए सोशल चेंज एजेंट ऑल्सो. ठीक है. तो अब इसमें देखते हैं ऑप्शन बी क्या कहता है. नीड्स दैट कम्युनिटी मेंबर्स देमसेल्व्स रिकॉग्नाइज एंड एक्सप्रेस. दैट इज गुड. तो बी इज द राइट आंसर. मुझे लगता है कि अदर ऑप्शंस पढ़ने की भी ज्यादा कुछ खास जरूरत हमें पड़ेगी नहीं. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट? टॉप डाउन मॉडल, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, या सी सोशल एक्शन, या फिर अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट. अर्बन तो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा अर्बन? क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं पंचायत की. तो ये ऑप्शन गया. सोशल एक्शन, सोशल एक्शन भी नहीं हो सकता. और क्या होगा? टॉप डाउन अप्रोच. टॉप से डाउन नहीं है, डाउन से बॉटम टू अप टू अप्रोच कह सकते हैं, लेकिन टॉप से डाउन अप्रोच नहीं है ये पंचायती राज सिस्टम. तो आंसर इज बी, द डिसेंट्रलाइजेशन पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस. दैट इज द एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, है ना.
So I hope you are understanding what I'm asking, what I'm saying to you. And then question number 35 is द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है, और अभी उसका नाम भी अभी चेंज हुआ है। वो क्या नाम चेंज हुआ है आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा, और आप उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे विद फुल फॉर्म। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं इसलिए पूछता हूँ आपसे ये सब चीजें करने के लिए, ताकि मुझे आपका भी पार्टिसिपेशन इसके अंदर दिखाई दे, क्योंकि मैं ऑफलाइन पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ खुद से ही बातें कर रहा हूँ, ठीक है। बट आप जो कमेंट करते हैं उसका जवाब आता है तो मुझे लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं आप चीजों को मान रहे हैं और चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं, राइट। तो अब उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ मनरेगा का जो नाम चेंज हुआ है आप उसका नाम जरूर मुझे बताएंगे, क्या नाम हुआ है, और विद फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हाँ, एक चीज और मैं आपको कह दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लो, एंड वीडियो को लाइक करो, क्योंकि लाइक बहुत कम आ रहा है। अभी मैंने देखा लास्ट वीडियो में 200 प्लस लाइक्स थे, बट ओनली व्यूज थे ओनली, बट लाइक्स ओनली 22 30 23 थे। ऐसा मत करो, तो प्लीज अगर जो आप देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज लाइक भी कर दिया करो, है ना, उसमें कुछ नहीं जाता है। तो लाइक कर देंगे तो एल्गोरिदम है, आपको जानते ही है सोशल मीडिया लोग, यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि आप लाइक करेंगे तो वो चीजें इंप्रेशन उसका बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक भी कर दें। और हाँ, कुछ कुछ मेरे पास मेल आए हैं, अभी इंस्टाग्राम पे मैसेज आए थे और मेल आया था, जो कि एमसीक्यूज लेना चाहते हैं ओनली, क्योंकि नोट्स अभी पढ़ने का समय नहीं बचा है। जो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि मेरे पास 3000 प्लस, ऑलमोस्ट उससे भी ज्यादा भी कह सकता हूँ मैं, कि इतने का मेरे पास एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक है। तो आप अगर उनको रेफर कर लेते हैं एग्जाम से पहले, उनको रिवीजन कर लेते हैं, तो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और आप जो है कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और मोस्ट ऑफ द चीजें उसमें से रिपीट होंगी एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्योंकि मैंने होलिस्टिक वे में कवर करने की कोशिश की है। अगर आप उनको लेना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको एक सेपरेट लिंक बना दिया मैंने, जो कि जिसको आप फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं कोर्स के अंदर, जिसमें कि आपको मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड करा दूंगा। ये सभी एमसीक्यू जो पीडीएफ आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है ये भी, और इससे पहले भी, और जो आगे भी वो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सभी मैं उसमें प्रोवाइड करा दूंगा आप सबको, ठीक है। तो आप जो है लेना चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है उसको मैं आपको दे दूंगा, आप उसको लिंक को क्लिक करके आप उसको एनरोल हो सकते हैं, जो कि 3999 में ओनली अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज डू फास्ट, बिकॉज टाइम अभी कम बचा है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35, द नेशनल, जैसे मैंने बताया, मनरेगा इम्प्लीमेंट थ्रू विच कम्युनिटी लेवल स्ट्रक्चर, विच कम्युनिटी level structure. The question number 35 asking, the answer is gram sabha, है ना। The next question is the community डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर फर्स्ट लॉन्च इन इंडिया। तो नाइन्थ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, पूछा है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में पहली बार लॉन्च कब हुए थे। तो इसका सही आंसर है हमारा 1952। 1952 इसके बारे में हम कंप्लीट तरीके से बात करेंगे आपसे, ताकि आपको मैं इसके बारे में और अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, सोशल वर्क रिसर्च। सोशल वर्क रिसर्च के बारे में बात करेंगे। सोशल वर्क रिसर्च क्या कहता है? सोशल वर्क रिसर्च कहता है विच टाइप ऑफ रिसर्च इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड मीनिंग, है ना। विच टाइप ऑफ रिसर्च इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड मीनिंग, वो कौन सी है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपसे कहता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। नहीं, क्वांटिटेटिव तो नहीं है, जो कि अंडरस्टैंडिंग और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की बात करती है। क्वांटिटेटिव का मतलब नंबर की बात होती है यहाँ पर ना। उसके क्वालिटेटिव, ओके। एक्सपेरिमेंटल नहीं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा बी। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो होती है हमारी सब्जेक्टिव और एक्सपीरियंसेस बेस पर होती है, और ये जो हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्च होती हैं, और या फिर हम कहते हैं और जो हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, मिक्स मेथड भी होता है इस्तेमाल, एक्सपेरिमेंटल होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च है। बट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा वो है क्वालिटेटिव रिसर्च। 37 मैं मुझे एक बार ऐसा कुछ इस बार पर्सनल इंट्यूशन है कि शायद कुछ रिसर्च से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं सब आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सनल हाइपोथेसिस इन रिसर्च इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस में बताऊं तो एक कह सकते हैं कि टेंटेटिव एक गैस होता है। टेंटेटिव गैस किसी एक मतलब एक एकेडमिक डिस्कशन में जब हम कोई पर्टिकुलर कोई हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव हम सोचते हैं कि ऐसा होने जा रहा है या ऐसा होगा, इस चीज को करने से ऐसा होगा, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, है ना। हमारा ये हाइपोथेसिस होता है ना। इसके बारे में हम कुछ जो कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, कुछ डेटा होता है, या फिर कुछ हमारे पर्सनल इंट्यूशन होता है, उन सबको मिक्स करके जब हम एक पर्टिकुलर एक रिजल्ट निकालते हैं, बट दैट इज नॉट एब्सोल्यूट और दैट इज नॉट
टेस्टेड, तो उस काइंड ऑफ उस टाइप ऑफ कह सकते हैं थॉट को हम कहते हैं हाइपोथेसिस, या उस टाइप को कंक्लूजन को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। और वो टेस्टेबल भी होना चाहिए ना बिटवीन द वेरिएबल्स। सो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक अपनी चीज अपने आप में, रिसर्च हम जब पढ़ेंगे तो स्पेसिफिकली रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कुछ बताने के लिए है, बात करने के लिए है, समझने के लिए है, बट अभी हम स्पेसिफिकली फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम के अंदर सीयूटी पीजी, क्योंकि जब आप नेट की तैयारी करेंगे, क्योंकि मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, सीयूटी एनटीए के द्वारा जो नेट कराया जाता है सोशल वर्क में, उसमें मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, जिसमें आपका जो पेपर यूनिट 2 है जो रिसर्च की बात करता है, वो स्पेसिफिकली रिसर्च में सब कुछ पूछा जाता है। उसके साथ साथ आपका सोशल साइंस, सोशल रिसर्च, सोशल वर्क रिसर्च अलग से पढ़ना पड़ता है, दोनों रिसर्च पढ़नी पड़ती है हमको, और दोनों में क्या डिफरेंस है वो सब चीजें हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी अभी सिर्फ समझने के लिए समझ लेते हैं हाइपोथेसिस होता क्या है। तो आंसर ए, जो आंसर इसका बी है, इसका बी जो है सही आंसर है। क्यों? क्योंकि टेस्टेबल स्टेटमेंट प्रेडिक्टेड, मैंने जैसे बोला टेंटेटिव या प्रेडिक्शन है ना, टेस्टेबल स्टेटमेंट प्रेडिक्टेड द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स के बीच में प्रेडिक्टेड रिलेशनशिप के बारे में बताना, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। डाटा कलेक्शन मेथड नहीं है हाइपोथेसिस, द फॉर्म ऑफ सैंपलिंग टेक्निक नहीं है, ना कंफर्म कंक्लूजन है, कंफर्म नहीं है कंक्लूजन, ये टेस्टेबल है, टेस्ट होना है, तो इसका आंसर होगा बी, हाइपोथेसिस बी। द रैंडम सैंपलिंग एंश्योर्स, रैंडम सैंपलिंग क्या इंश्योर करती है, रैंडम सैंपलिंग इंश्योर करती है कि ऑल मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल सही है। रैंडम सैंपलेशन मतलब आपको नहीं पता, कोई पैटर्न नहीं इस्तेमाल नहीं किया, आप किसी को भी कभी भी मतलब अपने सैंपल के लिए, अपने यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स मतलब क्या होता है, यूनिवर्स मतलब वो होता है जब भी एक सोशल एक रिसर्चर जिसके पास एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी है, या पर्टिकुलर एक स्ट्रेटा है कम्युनिटी का, जिसके साथ वो काम करता है, जिन लोगों के साथ वो काम करता है रिसर्च फॉर द रिसर्च, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्स, ठीक है। तो उस यूनिवर्स में से किसी को भी चुना जा सकता है। फिर इक्वल इक्वेशन, ऐसा कुछ रैंडम सैंपलिंग है कि हम किसी को भी उठा सकते हैं, तो सभी के पास चांस रहता है कि कोई भी सेलेक्ट हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, दैट इज कॉल्ड रैंडम सैंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्नोबॉल अलग है। स्नोबॉल में ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल हम ड्रग एडिक्शन के लिए वर्क कर रहे हैं, ड्रग जो एडिक्टेड होते हैं, अगर हम उस पर रिसर्च करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम पहले सिर्फ एक एडिक्ट को से मिलते हैं, या फिर उससे डेटा कलेक्ट करते हैं, या उससे उससे इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उनसे लीड लेते हैं कि अगले कोई और जो आपके इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहा हो, परेशान हो, तो आप मुझे हमको बताइए। तो फिर उससे क्या होता है, एक करके जुड़ता चले जाते हैं, क्योंकि रेफरेंस इस तरीके से आता है तो स्नोबॉल जैसा बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ी से ऊपर की तरफ जब बर्फ गिरती है, भले छोटा सा एक शुरुआत होती है, छोटे से बर्फ के अमाउंट टुकड़ा, एक छोटा सा पीस से, देन उसका रोल होते होते वो तो आसपास जहां से वो गुजरती जाती है वहां से भी उसके साथ साथ वो जो बर्फ है या जो आइस है वो भी इसमें कवर होने लगती है, और वो उसका साइज बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है, क्योंकि जहां से वो गुजर रही है वहां से वो उसको कलेक्ट करती हुई आ रही है ना, एक पर्टिकुलर पाथ से, तो उसको बोलते हैं स्नोबॉल। तो उसी तरीके से स्नोबॉल इफेक्ट उसको बोलते हैं। लेकिन स्नोबॉल का पर्पज वही जैसे मैं बताया ड्रग एडिक्शन के लिए, उसमें सिर्फ हम सेलेक्टेड और अगली लीड ले लेकर हम उस पर आगे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड स्नोबॉल इफेक्ट इन सिलेक्शन, ठीक है। बट जो रैंडम है वो 100% कहीं से भी किसी को भी उठाया जा सकता है, दैट इज रैंडम सैंपलिंग एंड सोर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच डेटा कलेक्शन टूल यूजेस अ सेट ऑफ प्री फॉर्मुलेटेड क्वेश्चंस प्रेजेंटेड इन फिक्स्ड ऑर्डर, है ना। विच डेटा कलेक्शन टूल, डेटा कलेक्शन टूल के बारे में पूछ रहे हैं, तो डेटा कलेक्शन टूल जो कि यूज किया सेट ऑफ प्री फॉर्मुलेटेड क्वेश्चंस, ओके, प्रेजेंटेड इन द फिक्स्ड ऑर्डर। इंटरव्यू शेड्यूल नहीं, क्वेश्चनेयर ऑब्वियसली, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट नहीं, केस स्टडी नहीं। तो प्री फॉर्मुलेटेड क्वेश्चन जो प्रेजेंटेड हैं वो हमारे होते हैं क्वेश्चनेयर में, जो कि हम क्वेश्चनेयर डेवलप करते हैं। अब मेरा एक आपसे सवाल है, आप मुझे थोड़ा सा मैं आपको इसलिए पुश करता हूं ताकि आप भी थोड़ा एक दो चीजें और जान जाएंगे उसको करने के लिए। क्वेश्चनेयर और शेड्यूल, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक जब एक रिसर्चर क्वेश्चनेयर और शेड्यूल बनाता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर आप मुझे बताएंगे तो बहुत होगा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा, लेकिन आप मुझे बताना एक बार वीडियो में कि क्वेश्चनेयर और शेड्यूल में क्या फर्क होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, तो क्वेश्चन नंबर 41 आस्किंग द एथिकल प्रिंसिपल इन सोशल वर्क रिसर्च इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो किसको छोड़कर, जो सोशल वर्क एथिक्स है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, किसको छोड़कर? तो ऑप्शन है इन्फॉर्म कंसेंट, ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी, ओके, डिसेप्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल परसेप्शन,
डिसेप्शन ऑफ फॉर परसेप्शनल एक्सपेरिमेंटल परसेप्शन अपने आप में ट्रिकी है। राइट टू विड्रॉ, यस। तो इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए जिस भी पार्टिसिपेंट्स का आप ले रहे हैं, जो रिसर्च में आप उनका इस्तेमाल, रिसर्च में उनकी इन्फॉर्मेशन का आप यूज कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, दैट इज एथिकल, है ना। एथिक्स की बात, रिसर्च में एथिक्स होती हैं तो उन एथिक्स का भी फॉलो करना होता है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी भी आपको उनकी क्या बोलते हैं हिंदी में कॉन्फिडेंशियलिटी को, गोपनीयता, गोपनीयता भी हमें रखनी होती है। जो भी उनकी इंफॉर्मेशन है पर बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है जो वो पब्लिकली नहीं शेयर करना चाहते, तो वो भी हमारी कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। उसके बाद राइट टू विड्रॉ, हाँ राइट टू विड्रॉ उनका होना चाहिए, उनको ये भी अधिकार होना चाहिए वो जब चाहे जब चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं उस पार्टिसिपेशन से, क्योंकि कुछ रिसर्च ऐसी होती है जो लॉन्जिट्यूडनल होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती है मतलब लंबे समय तक चलती हैं, ठीक है। तो इसलिए वो उनको इच्छा भी है कि वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस थ्री कम्स अंडर द एथिकल प्रिंसिपल इन सोशल वर्क रिसर्च, ठीक है। बस कौन सी नहीं आती, डिसेप्शन नहीं आती है, डिसेप्शन फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस ये नहीं आती है। तो 41 इज द आंसर इज सी। एक्शन रिसर्च प्राइमरली एम्स टू, एक्शन रिसर्च किसके लिए एम कर रहा है, एक्शन रिसर्च जो हमारा बात कर रहा है वो बात कर रहा है जनरेटिंग थ्योरेटिकल नॉलेज, नहीं एक्शन रिसर्च ये नहीं है। डिस्क्रिप्टिव काइंड, डिस्क्रिप्टिव कुड बी द जनरेटिंग थ्योरेटिकल नॉलेज, है ना। एंड सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थ्रू द पार्टिसिपेटरी इंक्वायरी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, एक्शन रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल आप ये करना चाहते हैं कि आपके आसपास बहुत ज्यादा कह सकते हैं गार्बेज है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगता है, इस तरीके की चीज जो बहुत आम समस्याएं हैं जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, उस पर रिसर्च करना, उसके मेन कारणों को जानना, फिर उन पे काम करना, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च, ठीक है। तो आंसर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द मेजर्स the measure that represents the middle value in the order data set is called middle value in order set data set is called, that is called हमारा है दैट इज कॉल्ड मीन, मोड और मीडियन। मोड, द राइट आंसर इज, द राइट आंसर इज मीडियन, सॉरी मोड नॉट मोड, मीडियन। मीन, मोड और मीडियन ये दोनों क्या होते हैं, मोड मीडियन, मोड ये स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन तो अलग है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो एवरेज ऑफ एवरेज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अलग चीज है। मीन का मतलब होता है कि कोई भी मिडल में एक वैल्यू, कोई भी ऐसे मतलब कह सकते हैं शॉर्ट ऑफ एवरेज। मोड क्या होता है कि कोई भी एक सीरीज है, जैसे 10 5 8 10 3 4 10 12, तो मैंने आपको 10 बार 2 बार 3 बार मैंने बोला 10, तो उसमें जो एक पर्टिकुलर संख्या जो बार बार रिपीट हो रही है उसको मोड बोलते हैं, ठीक है। मीडियन वो जो मिडिल वैल्यू आती है उसकी, जो भी एक मिडिल वैल्यू है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे मैंने बताया एवरेज का भी एवरेज होता है, तो इसको सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आपको याद होना चाहिए मीड, मोड और मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। लिकर्ट स्केल, बहुत अच्छा है ये लिकर्ट स्केल 244, क्योंकि सोशल वर्क रिसर्च, ये सोशल रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीजें। तो लिकर्ट स्केल है, द लिकर्ट स्केल इज यूज्ड टू मेजर, लिकर्ट स्केल किसके लिए मेजर होता है, फिजिकल एट्रीब्यूशन नहीं, एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस ओके, बायोलॉजिकल नहीं, इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं। तो राइट आंसर इज बी, द एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस। जो भी आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड किया या फिर व्हाट्सएप कॉल आप करते होंगे, तो व्हाट्सएप कॉल करने के बाद जब वो कॉल करती है तो आपसे पूछते हैं ना, हाउ वुड यू रेट आउट ऑफ 1 2 3 4 5 स्टार, कितनों में से आप देना चाहेंगे, दैट इज काइंड ऑफ स्केल इज लिकर्ट स्केल, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया। वो भी आपका एटीट्यूड और ओपिनियन जानना चाहते हैं उसके थ्रू, जो बहुत बेसिक सा बहुत सिंपल सा होता है, दैट इज लिकर्ट स्केल, ओके। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 अब टॉकिंग अबाउट द सोशल पॉलिसी एंड सोशल वेलफेयर या एंड वेलफेयर। द बेवरेज रिपोर्ट 1942 laid the foundation for the welfare state in where, इन वेयर। बेवरेज रिपोर्ट जो बात करती है 1942 में, जो कि है वो 1942 रिलेटेड है यूके से, यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड से नहीं है ये, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम से 1942, ठीक है। द आंसर इज बी 1942 फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, द बेवरेज रिपोर्ट, ठीक है। इन्होंने फाउंडेशन दी थी, वेलफेयर फाउंडेशन रखी है, वी कैन से द फाउंडेशन रखी है इन्होंने, बहुत सारे चेंजेस किए हैं। द एलिजाबेथ पुअर लॉ जो 1601 में आया था, उसके बाद जो बहुत बड़ा माइलस्टोन हम कह सकते हैं वो है द बेवरेज रिपोर्ट 1942। जब आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क पढ़ेंगे तो आप उसमें सब चीजें जानेंगे, जो कि आपको नेट के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा, और आपके सेमेस्टर में भी आप उन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज किसकी, इक्वालिटी नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, द लाइफ लिबर्टी एंड पर्सनल लिबर्टी, बिल्कुल सही, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज द राइट आंसर, सी, है ना। आर्टिकल 21 बहुत ईजी क्वेश्चन था। द डीपीएसपी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर क्या है, जस्टिफिएबल है क्या इन कोर्ट में, नहीं है। नो सस्टेनेबल, फंडामेंटल टू
टू गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ओके। इनफोर्सेबल थ्रू PIL, नहीं। तो इसका सही आंसर है वो हमारा बी है, नॉन जस्टिफिएबल है, आप इनको जाके कोर्ट में जस्टिफाइबल नहीं कर सकते, बट फंडामेंटल टू गवर्नेंस है, ठीक है। तो DPSP आर दिस द फीचर ऑफ इंडियन DPSP, बट जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके जस्टिफिएबल है इन कोर्ट में, बट जो DPSP है वो जस्टिफिएबल नहीं है और फंडामेंटल है लेकिन गवर्नेंस के लिए। अब बात करते हैं ICDS की। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइमरी टारगेट्स चिल्ड्रन ग्रुप एज ऑफ इन द ग्रुप एज ऑफ 0 to 6। ऑब्वियसली 0 से 6 बच्चे के लिए ही जो ये सब चीजें खाना, ये सब चीजें अवेलेबल होता है, ठीक है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2005, बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन है, मैं ये सब चीज डिस्कस करता ही रहता हूँ अपनी वीडियोज के अंदर। तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर है हमारा 2005, हाँ 49 का आंसर है हमारा सी, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। द नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया वाज अनाउंस्ड, ये कब अनाउंस हुआ था? 2006 में। नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया वाज अनाउंस्ड इन 2006। आई होप कि आपको याद रहेगा, 2006 में ये हुआ था, ठीक है। 50 का आंसर होगा हमारा सी। Question number 51. Which 5-year plan in India was first emphasized human development as a core goal? First human development के लिए जो ध्यान दिया गया है वो कौन सी योजना के अंदर, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? वो थी 8th, this was the 8th 5-year plan, ठीक है। The answer is C, okay. The next question is the Juvenile Justice Care and Protection Child Act India was latest amended, latest की बात हो रही है, तो latest amended हुआ था क्या 2000 में? नहीं। 2006 में? नहीं। 2015 में? ओके। 2021 में? नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, 2015। निर्भया केस के बाद ये अमेंडमेंट किया गया था, उससे पहले तो 2000 में आया था, उसको इन्होंने अल्टर करके फिर 2015 में जो है इसको चेंजेस किया गया। और इसमें बड़ा चेंजेस ये भी थे कि अगर 16 से 18 के बीच में अगर कोई चाइल्ड है, अगर वो एक हीनियस क्राइम करता है तो ही और शी मस्ट बी ट्रीटेड एज एन एडल्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल एनवायरनमेंट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 53 बट टॉकिंग अबाउट एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट कंसिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी स्टेजेस। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो द आंसर इज सी। देखो 8 स्टेजेस है वहां पर, जैसे कि मैं आप देखेंगे होप, विल, इस तरीके से मेरे एक पर्टिकुलर वीडियो है, डेडिकेटेड वीडियो है करेक्शन को लेकर, जिसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि आपको याद किस तरीके से करनी है। अगर वो स्टेजेस पूछ लेते हैं कि कौन सी स्टेजेस कैसे आती है, कौन से स्टेज में क्या फील होता है, तो वो सब चीजों को मैंने याद करने के लिए ट्रिक भी बताई हुई है। आप जो है सर्च करना एरिक एरिक्सन बाय नदीम, MSW नदीम, तो आपको मिल जाएगी वो वीडियो, ठीक है। मैंने इस 8 स्टेज के बारे में डिस्कस किया है। मैस्लोज नीड हायरार्की प्लेसेस व्हिच नीड एट द पिनेकल। पिनेकल किसको कहा गया? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है हमारा पिनेकल में। तो हमारा देखो सेफ्टी नीड्स, ओके, स्टीम नीड्स, ओके, लव एंड बिलोंगिंग, ओके, ये भी सब है, उसी की पार्ट है, बट जो हमारा पिनेकल कहा गया वो कहा गया हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, लोकस ऑफ कंट्रोल, द कंसेप्ट डिस्क्राइब बाय हुम? डिस्क्राइब बाय एल्बर्ट बंडूरा? नहीं। जूलियन रोटर, एरोन बैक, मार्टिन सेलिग्नन? तो इसका सही आंसर हमारा जूलियन रोटर। जूलियन रोटर रिलेटेड टू लोकस ऑफ कंट्रोल, ओके। अकॉर्डिंग टू द Bronfenbrenner's ecological model, the microsystem includes the culture, values and ideologies? नहीं। Immediate environment such as family and school, okay. Links between microsystems? नहीं। Law and social norms? The right answer is B. The right answer is B because it talks about the immediate environment such as family and school. This comes under the microsystem. The microsystem इनका includes करता है according to ब्रोनफेन ब्रदर्स, ठीक है। इकोलॉजिकल मॉडल है इनका, जिसमें बात करते हैं इमीडिएट इन्वायरमेंट सच एज फैमिली एंड स्कूल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 टॉकिंग अबाउट द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो बात करती है वो आपकी बात करती है, इसके जो रिलेटेड है कौन है? प्राइमरी डेवलप बाय सिगमंड फ्रॉइड? नहीं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने नहीं दी थी, एरन बेक, ओके। कार्ल रोजर, नहीं, कार्ल रोजर ने ये नहीं दी थी। BF स्किनर? नहीं, इनका तो हम पढ़ चुके, कंडीशनिंग की थी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा एरोन बेक की बात करते हैं, CBT की बात करते हैं, यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 58 द पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन द ऑर्डर में पूछा है पियाजे की स्टेजेस के बारे में। तो आपके सामने ऑप्शन है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। बिल्कुल सही है और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सेकंड है वो ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल, ये किसकी है? ये तो है उनकी सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, है ना।
ट्रस्ट ऑटोनॉमी इनिशिएटिव इंडस्ट्री, ये है हमारी एरिक एरिक्सन की। प्री ऑपरेशनल सेंसरी मोटर फॉर्मल ऑपरेशन कॉन्क्रीट, इन्होंने ये क्या किया है, ये उल्टा कर दिया इसका। बस जीन पियाजे ने जो दिया था यहाँ पे लास्ट के जो दो, यहाँ के जो शुरुआत के जो टर्म्स हैं वो थोड़ा गड़बड़ हो गए हैं, लास्ट में इधर भी गड़बड़ है। तो इसका जो सही स्टेज का जो फॉर्मेट है वो सबसे ऊपर ए में है, क्योंकि ये जो प्री ऑपरेशनल सेंसरी मोटर ये भी कोग्निटिव, ये भी जीन पियाजे से संबंधित है, बट क्या है कि ये इसके ऑर्डर गलत है। तो सही ऑर्डर जो है वो ये है ऑप्शन ए, सेंसरी मोटर फ्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन। तो ए इज द राइट आंसर, 58 का ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया ट्रस्ट ऑटोनॉमी इनिशिएटिव इंडस्ट्री, ये एरिक एरिक्सन से संबंधित। आप एक बार प्लीज वो वीडियो जरूर देख लेना। ये ओरल एनल फैलिक एंड लेटेंसी जेनिटल, ये क्या क्या है इसके बारे में सिगमंड फ्रॉइड की मैंने नोट्स में भी दिया है, इवन साथ ही साथ वीडियो भी इस पे डेडिकेटेड बनाई हुई है ताकि आप इसको लंबे समय तक समझ सके। ठीक है, लास्ट में अगर कुछ कंफ्यूजन होती है तो अगर फिर ये क्वेश्चन आया था एलजी याद रखना कि एलजी लास्ट में आता है ना, एलजी लास्ट में आता है। मान लो लेफ्टिनेंट गवर्नर, कुछ भी आप याद रखने के लिए बोल सकते हैं, तो एलजी लास्ट में आता है। ओएपी ऑप में यानी करना ऐप ऑप ऐप जो भी आप बोलना चाहो, और देन लास्ट में एलजी आता है। कुछ कोई क्वेश्चन आपको इशू वो ना हो, मतलब आप परेशान ना हो जाओ एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको पता होने के बावजूद भी आप गलत कर जाते हैं, पैनिक हो जाता है, या फिर मतलब इमोशनल, मतलब क्या कह सकते हैं कि अब आपको संभाल नहीं पाते हैं, गलत आंसर कर देते हैं, फिर बाद में रिग्रेट होता है वो। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 51, द कांसेप्ट ऑफ लर्नड हेल्पलेसनेस इज एसोसिएटेड विद लर्नड हेल्पलेसनेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, मार्टिन सेलिगमैन। बिल्कुल अगले ऑप्शन शायद पढ़ने की जरूरत भी नहीं है मैं, क्योंकि एल्बर्ट बंडोरा नहीं है, एरिक एरिक्सन नहीं है, कार्ल जंग नहीं है। कार्ल जंग से याद आया मुझे, कार्ल जंग के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बनानी है, क्योंकि स्टूडेंट हैं जो मुझसे भी उन्होंने मैसेज भी किया है काफी टाइम, तो मैं इस पर कार्ल जंग को थोड़ा सा डिफाइन करूंगा भी। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ लर्नड हेल्पलेसनेस इज एसोसिएटेड विद द मार्टिन सेलिगमैन, नहीं, सॉरी हाँ यही तो मार्टिन सेलिगमैन, तो एल्बर्ट बंडोरा नहीं है, एरिक एरिक्सन नहीं है, कार्ल जंग नहीं। तो द लर्नड हेल्पलेसनेस एसोसिएटेड विद हुम, एसोसिएटेड विद मार्टिन सेलिगमैन। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 अबाउट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्रोजेक्शन इन्वॉल्व्स, प्रोजेक्शन की बात की है मैंने। टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म भी आपको बताया हुआ है। डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, क्यों ये जरूरी है, या क्यों होता है, या क्या होता है इस कंसेप्ट के अंदर, तो वो मैंने आपको बताया है। एक पर्टिकुलर में वीडियो है जिसमें मैंने ये भी बताया कि टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म भी क्या होते हैं। आप एक बार प्लीज 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 गो थ्रू करना उस वीडियो को, ताकि आप जो है और भी, ये तो प्रोजेक्शन के सिर्फ बारे में पूछा है, और भी टाइप ऑफ जो भी मैंने सब्लिमेशन है या अदर भी जो टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म वो भी डिस्कस किए, अपने नोट्स में भी दिए उसको। ठीक है, तो आप एक बार प्लीज इसको गो थ्रू जरूर कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है। तो आपके सामने ऑप्शन है एट्रीब्यूटिंग वंस ऑन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग टू अदर, हाँ वही है प्रोजेक्शन, वही है। आंसर ए इज द राइट आंसर है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अबाउट द प्रोजेक्शन। सब्लिमेशन वगैरह भी है, तो आप एक बार उसको देख लेना, मैंने प्रॉपर बनाया हुआ डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। सोशल वर्क विद कम्युनिटी, एसएचजी के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आगे 61, क्वेश्चन नंबर 61 पूछ रहा है द एसएचजी इन इंडिया आर प्राइमरली एसोसिएटेड विद अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, रूरल वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड माइक्रो क्रेडिट, या फिर आपका इंडस्ट्रियल लेबर वेलफेयर अर्बन हाउसिंग। एसएचजी से तो बहुत ज्यादा हम गो थ्रू, एसएचजी के साथ तो काम किया है, 3 साल काम किया है एमपीएसआरएलएम में, तो आई एम वेरी नोन अबाउट इट। तो द राइट आंसर इज बी, द रूरल वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड माइक्रो क्रेडिट, प्राइमरली उनसे, लेकिन अर्बन में भी चलता है, अर्बन में भी एसएचजी बनते हैं, और लेकिन प्राइमरली एसोसिएटेड विद उनसे ही है। ठीक है, एनआरएलएम से, और जो शहर में चलता है उसको एनयूएलएम बोलते हैं। द क्वेश्चन नंबर 62 इज नबार्ड, नबार्ड लिंक एसएचजी बैंक लिंक प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, कौन से साल में हुआ था कि जो नबार्ड और एसएचजी के जो है लिंक कर दिया गया था। द लॉन्च इन 1992। ठीक है, अब मुझे आप थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आपको फिर परेशान करूंगा, आप मुझे थोड़ा सा एक सवाल का जवाब और दो। नाबार्ड की जो है फुल फॉर्म क्या है, और उसके साथ साथ ये कब आया था। ठीक है, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऑप्शन नंबर 63 बढ़ते हैं, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, जिसको पीआरए बोलते हैं। ये तो हमने खुद कराया हुआ भी है। ठीक है, हमने गांव में ही कराया भी था, बड़ा अच्छा रहा था, एंगेजमेंट रहा था, बहुत कुछ सीखने को मिला उस बीच। तो ये जो डेवलप किया गया था, ये पॉपुलराइज किया गया था, ये किया था रॉबर्ट चैम्बर के थ्रू। मुर्रे रोस नहीं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, बट मुर्रे रोस का नहीं है, सोलेंस्की का नहीं है, वो सोशल एक्शन या फिर रेडिकल सोशल वर्क की बात करते हैं। पोलो फ्रेरे अलग हैं, वो की स्पेसिफिकली बात करते हैं, कह सकते हैं कि वो बदलाव लाना चाहते हैं सोसाइटी में थ्रू एजुकेशन। ठीक है, पोलो फ्रेरे। एंड द नेक्स्ट आंसर इज द रॉबर्ट चैम्बर्स, पॉपुलराइज द पीआरए पॉपुलराइज बाय रॉबर्ट चैम्बर। ओके, पोलो फ्रेरे पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस, बिल्कुल सही है, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस एडवोकेट्स, किसके बारे में एडवोकेट करते हैं, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस। अगर क्वेश्चन आपसे बनता है ना कि नहीं पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस के रिलेटेड है, तो आपका आंसर सही होना चाहिए पोलो फ्रेरे। देखो पीपी याद रख लेना,
पी से पोलो, पी से पेडागोजी, ठीक है, पी याद रख लेना से 64। पोलो फ्रेरे का जो राइट आंसर है वो है हमारा टॉप डाउन एजुकेशन, टॉप से डाउन एजुकेशन बाय एक्सपर्ट, ना ना बिल्कुल नहीं है, सुनने में ट्रिकी लग रहा है तो है ही नहीं। डायलॉजिकल एंड लिबरेटरी एजुकेशन फॉर द मार्जिनलाइज, बिल्कुल सही है, यही आंसर इसका बी इज द राइट आंसर। ये टेक्निकल स्किल रिलीजियस एजुकेशन नहीं है, इसका राइट आंसर इसका बी है, जिसमें डायलॉजिकल एंड लिबरेटरी एजुकेशन फॉर द मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है, पॉलो फ्रेरे। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, द कंसेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट इन सोशल वर्क रेफर्स टू। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है सोशल वर्क में? एम्पावरमेंट का मतलब होता है हमारा गिविंग पावर टू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप बाय प्रोफेशनल्स, नहीं। प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप टू मेक चॉइसेस ट्रांसफॉर्म इनटू द डिजायर्ड एक्शन, बिल्कुल सही है, बी, बी इज द राइट आंसर। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और लीगल एड वाला नहीं है, ये भी हो सकता है बट जो एग्जैक्ट जो डेफिनेशन चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल वर्क तो आ रही है बी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सोशल कैपिटल, कल भी शायद ये क्वेश्चन आया था, सोशल कैपिटल, ठीक है। तो सोशल कैपिटल कैसे? नेटवर्क नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड फैसिलिटेटेड कलेक्टिव एक्शन, या फिर एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन कम्युनिटी मेंबर्स, नहीं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन सोसाइटी, नहीं 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 नहीं। फाइनेंशियल रिसोर्स इन कम्युनिटी, बिल्कुल नहीं। 66 का ऑब्वियसली क्या आंसर होगा? बी होगा, नेटवर्क्स नॉर्म्स एंड ट्रस्ट दैट फैसिलिटेट कलेक्टिव एक्शन, दैट इज कॉल्ड सोशल कैपिटल, ओके। द नेशनल एनआरएलएम लॉन्च इन इंडिया, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, एनआरएलएम कब लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर? तो वो हुआ था 2011 के अंदर, ठीक है। उससे पहले अलग अलग टाइप की स्कीम चलती रही थी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ग्राम ग्राम ज्योति योजना, या फिर अलग अलग चलती रही थी। लेकिन उसके बाद जब एनआरएलएम जो आया वो आया 2011 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मेंटल हेल्थ एक्ट इन इंडिया वाज इनएक्टेड इन, मेंटल हेल्थ जो है कई बार अमेंड हो चुका है। 1987 में जो हमारा जो अभी आंसर है अभी दिखेगा इसमें, देखो राइट आंसर अभी जो हमारा लास्ट लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो 2017 में है, ठीक है। बट उससे पहले 1987 में आया था, जिसको अमेंडमेंट करके 2017 में अमेंड किया गया द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के बारे में, ठीक है। तो याद रखना 1987 भी है और 2017 भी है, बट 2017 लेटेस्ट है, 1987 वो पहले वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, द बायोसाइकोसोशल मॉडल इन मेंटल हेल्थ वाज प्रपोज्ड बाय, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बायोसोशल मॉडल, तो इसमें जो सिगमंड फ्रॉइड का नहीं है, जॉर्ज एंजल का है, ये दिस इज द राइट आंसर। द बायोसाइकोसोशल मॉडल जो डेवलप किया गया था मेंटल हेल्थ में वो प्रपोज किया गया था जॉर्ज एंजल के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज प्राइमरली यूज्ड फॉर मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस इन इंडिया, प्राइमरली ये सवाल बनता है, ये सवाल आगे भी बनेगा आपसे, जब आप कभी मेडिकल सोशल वर्कर का एग्जाम भी देंगे तो भी ये सवाल आपसे बनेगा, ठीक है। मेडिकल सोशल वर्कर क्या होता है अगर आपको जानना है तो हम बात करेंगे बट आपके एग्जाम के बाद, ठीक है। बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, मैं एक बार ये भी करूंगा कि आपके साथ कुछ पर्टिकुलर अलग अलग जगहों की जीडी लाऊंगा, लाइक एनजीओ की जीडी, उसके साथ साथ गवर्नमेंट के जो पीएसयूज हैं उनकी जीडी, उसके साथ साथ जैसे कोई पर्टिकुलर सीएसआर है उनकी जीडी, जेडी नहीं सॉरी जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, जेडी जेडी, और ताकि आपको मैं ये दिखा सकूं कि सोशल वर्कर्स को कौन कौन सी स्किल्स की होनी चाहिए और कौन कौन से सेक्टर में जाना चाहते हैं तो कौन कौन सी स्किल्स उनको उनके पास होनी चाहिए। जेडी पढ़ने से हमें ये आइडिया लग जाता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर की क्या डिमांड है, ठीक है। उसके हिसाब से हम, अगर हमारा वर्क मिनिस्ट्रीज में जाने का है, हमारा गवर्नमेंट में काम करने का है, रूरल में काम करने का है, या फिर हमें हेल्थ सेटिंग में काम करने का मन है, या फिर अर्बन प्लानिंग में काम करने का मन है, तो बहुत सारी चीजें जो है आप हम उस जेडी के थ्रू समझ जाते हैं कि क्या स्किल सेट की जरूरत है, तो वो सब भी डिस्कस करूंगा। हालांकि आपको 1.5-2 साल के बाद वो चीजें काम आएंगी, बट कोई नहीं, पहले से समझा देते हैं, हमें तो उस समय कोई नहीं था समझाने वाला, बट मैं आपको जरूर समझाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70, ISD, द राइट आंसर इज बोथ। DSM-5 भी है, ICD-11 भी है, तो DSM-5 एंड ISD-11 बोथ है, बोथ आर द मैं कह सकते हैं प्राइमरली यूज किए जाते हैं मेंटल हेल्थ को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इन मेंटल हेल्थ केयर रेफर्स टू, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इन मेंटल हेल्थ केयर ये किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है हमारा बिल्डिंग मोर साइकेट्रिक हॉस्पिटल, नहीं। मूविंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल टू कम्युनिटी बेस्ड केयर, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर यही है। डी इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब ये बिल्डिंग नहीं कर बनानी है साइकेट्रिक हॉस्पिटल की, मूविंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल टू कम्युनिटी बेस्ड केयर, दैट इज द राइट आंसर, ओके। द कंसेप्ट ऑफ रिकवरी इन मेंटल, वीडियो बहुत लेंथी हो रही है इसलिए बहुत स्पीड से कर रहा हूँ। द कंसेप्ट ऑफ रिकवरी इन मेंटल हेल्थ फोकस ऑन, द कंसेप्ट ऑफ रिकवरी का जो मेंटल हेल्थ का फोकस क्या है, तो उसका फोकस है लिविंग अ मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइंग लाइफ डिस्पाइट द इलनेस,
है ना। रिकवरी का मतलब लिविंग अ मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइंग लाइफ डिस्पाइट द इलनेस। द राइट आंसर इज 72 का होगा बी। ओके, द क्वेश्चन नंबर 73 टॉक्स अबाउट साइको सोशल रिहेबिलिटेशन इन मेंटल हेल्थ प्राइमरली इन्वॉल्व्स। किसको प्राइमरली इन्वॉल्व करता है साइको सोशल रिहेबिलिटेशन? तो साइको सोशल रिहेबिलिटेशन हमारा करता है इलेक्ट्रोकॉन नहीं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव तो नहीं है, मेडिकेशन मैनेजमेंट नहीं है, साइकोसोशल रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं। स्किल ट्रेनिंग एंड कम्युनिटी रीइंटीग्रेशन बिल्कुल ठीक है। सर्जिकल तो बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर इसका सी होगा हमारा, 73 का राइट आंसर हमारा सी है ना। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम DMHP इन इंडिया इज इम्प्लीमेंटेड अंडर, भी अच्छा सवाल है। DMHP किसके द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया? तो इसका सही आंसर है हमारा आयुष्मान भारत। नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ आयुष्मान भारत के अंतर्गत नहीं आता, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर आता है, निमहांस के अंदर नहीं आता। कुछ लोग सोचेंगे मेंटल हेल्थ से संबंधित है, निमहांस लगा के एकदम खुश फील हो जाएंगे यस के हमने सही आंसर चूज कर लिया, लेकिन गलत है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आता है। ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट स्टेट जैसे कि रहता है ना हमारा नेशनल, फिर उसका स्टेट, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट। कितनी सी सीधी सी बात है समझने की। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो रिलेटेड है वो डिस्ट्रिक्ट वाला नेशनल से ही होगा। अगर स्टेट से पूछे तो भी यही होने वाला है, क्योंकि तीन जगह पर बाइफर्केशन होता है ना, नेशनल फिर स्टेट फिर डिस्ट्रिक्ट। तो उसी तरीके से नेशनल के बाद सीधा डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेडिकल एंड हेल्थ केयर सोशल वर्क, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 बात करते हैं प्राइमरी रोल ऑफ मेडिकल सोशल वर्कर इंक्लूड्स। प्राइमरी मेडिकल सोशल वर्कर का प्राइमरी रोल क्या होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है द प्रिस्क्राइबिंग, नहीं प्रिस्क्राइबिंग तो नहीं करेंगे मेडिकेशन, है ना। साइको सोशल असेसमेंट एंड कनेक्टिंग पेशेंट विद कम्युनिटी रिसोर्सेज, ऑब्वियसली द राइट आंसर इज बी। परफॉर्मिंग, नहीं सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करेंगे, मेडिकल डायग्नोस नहीं करेंगे। तो राइट आंसर इज बी। बहुत कॉमन सेंस से इसका आंसर वैसे दिया जा सकता था। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 76। द कंसेप्ट ऑफ होस्पाइस केयर, होस्पाइस केयर क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ होस्पाइस रिलेटेड टू intensive care for trauma patient, okay, palliative care for terminally ill patient, okay, rehabilitation for accident victims, okay, psychiatric care नहीं, ये psychiatric care तो नहीं है, rehabilitation है। intensive care तो अलग ही है, intensive care तो ICU होती है और डॉक्टर स्पेसिफिकली उसको ध्यान रखते हैं। तो राइट आंसर इसका हमारा palliative care for terminally ill पेशेंट्स के लिए जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पाइस केयर इस्तेमाल किया जाता है, रिलेटेड टू उनसे है। ठीक है, WHO की डेफिनेशन क्या है जो 1948 में दी थी उन्होंने हेल्थ के लिए? तो बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बहुत प्यारी डेफिनेशन है। आप मैं तो कहूँगा इसको रट लेना। आपको कहीं भी हेल्थ के बारे में बात करनी हो, लिखना हो, कुछ भी, तो आप इससे अपना अपना जो है सेंटेंस या अपना अपना ओपनिंग रिमार्क इससे शुरू कर सकते हैं। तो साइको हेल्थ क्या है? हेल्थ क्या है? फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिसीज। इसका मतलब ये नहीं है कि बस बीमारी नहीं है तो आप हेल्थी है ना। तो फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग है ना, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिसीज। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं हेल्थ इज मतलब मींस तो एब्सेंस ऑफ डिसीज, नहीं, उसमें हमारा पूछ कहा जाता है कि फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग इंक्लूडेड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO 1948 में दिया था। उसके बाद आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना प्रोवाइड्स हेल्थ कवर, कितना तक कराती है? बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं है ये, बहुत इजी है, बहुत पॉपुलर है, बहुत जगह आपने होर्डिंग भी देखी होंगी हर जगह पर। तो मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ, आप खुद बताना मुझे इसका आंसर क्या है। अगर आप आंसर लिखेंगे तो कमेंट बॉक्स में ऐसा लिखना क्वेश्चन नंबर 78 आयुष्मान भारत, आंसर इज सी वी ए, इस तरीके से लिखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, द सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट इनकम एंड सोशल स्टेटस, ओके, एजुकेशन एंड लिटरेसी, ओके, इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप ओनली, ओके, सोशल सपोर्ट नेटवर्क। देखो डिटर्मिनेंट क्या है? इनकम एंड स्टेटस तो है, एजुकेशन लिटरेसी भी है, सोशल सपोर्ट नेटवर्क भी है, बट क्या नहीं है उन्होंने पूछा तो वो है इंडिविजुअल की जेनेटिक मेकअप ओनली। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, बट द रॉन्ग है, बट राइट आंसर ये है। अल्मा अटा डिक्लेरेशन, अल्मा अटा डिक्लेरेशन क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है, 1978 में आता है ये। अल्मा अटा जो है रिलेटेड है हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर एज ए ग्लोबल स्ट्रेटेजी। अल्मा अटा डिक्लेरेशन जो हुआ था, ये बी है इसका सही आंसर, प्राइमरी हेल्थ, अल्मा अटा प्राइमरी है ना, प्राइमरी एज प्राइमरी हेल्थ केयर एज ए ग्लोबल स्ट्रेटेजी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, ये कल एक को कंफ्यूजन हो गया पोक्सो और पोस्को में। पोस्ट में पोक्सो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, है ना, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, पोक्सो। पोस्को पोस्को एक्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एज चिल्ड्रन डील्स विद चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, एडॉप्शन। नहीं, बी से रिलेटेड है पोक्सो जो है, पोस्को जो है, ये पोस्को रिलेटेड है हमारा
बी से सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। ठीक है, तो एक पोस्ट जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट का है जो 2013 में आया था। ठीक है, ये पोस्ट को जो बच्चों से रिलेटेड है, और वो पोस्ट जो है POSH पोस्ट रिलेटेड है हमारा वर्क हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, स्पेसिफिकली वुमेन सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है, उसका सिंबल कुछ भी हो सकता है, वो बहुत डिटेलिंग की चीजें हैं। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं सबको पोस्ट पॉलिसी अडॉप्ट करनी होती है, अपने मेंबर्स को सेंसिटिव करना होता है, जो पोस्ट पॉलिसी के अंतर्गत आता है वो। ठीक है, उससे पहले विशाखा गाइडलाइन के नाम से वो जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते थे। यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन UNCRC वाज अडॉप्टेड इन, ये कब अडॉप्ट किया गया? तो आई होप ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी, ये अडॉप्ट किया गया था हमारा 1989 में। ठीक है, 1989 में हमारा अडॉप्ट किया गया था UNCRC 1989। चाइल्ड इन नीड केयर ऑफ प्रोटेक्शन CNCP इज डिफाइंड अंडर, अंडर किसके आता है? क्वेश्चन नंबर हमारा 83। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा टॉकिंग अबाउट टॉक्स अबाउट फैक्ट्री, नहीं फैक्ट्री एक्ट में नहीं आता, जुवेनाइल जस्टिस में ओके, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ओके, इंडियन पिनल कोड नहीं। देखो C और D तो इसका आंसर नहीं है ना, A भी नहीं, क्योंकि फैक्ट्री की बात हो रही है, फैक्ट्री में नहीं है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, तो इसका सही आंसर है जुवेनाइल जस्टिस के एक्ट 2015 में जो आया उसमें आया। साथ साथ में CWC भी बनाया गया, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जो कि बच्चों के लिए, जिसमें उनको बच्चों का रिहेबिलिटेशन हो, अगर कोई बच्चे सरेंडर हैं, मतलब उनके माता पिता नहीं है, कोई भी नहीं है, तो उनको अडॉप्शन के लिए जाना, उनकी पढ़ाई के लिए करना, उस बच्चे की वेलफेयर के लिए डिसीजन लेने के लिए वो CWC का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, द राइट टू एजुकेशन एक्ट इन इंडिया गारंटीज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द ग्रुप ऑफ एज। कौन सी एज के लिए, मतलब कौन से ग्रुप के बच्चों की एज के लिए एजुकेशन कंपल्सरी फ्री है? तो क्वेश्चन नंबर 84 मुझे नहीं पता, लगता कि बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत इजी सवाल है। इसका राइट आंसर है हमारा 6 to 14, 0 से 6 तो नहीं है ना, 6 to 14 है। ठीक है, 6 to 14 इज द राइट आंसर। द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड प्रिंसिपल इज फंडामेंटल टू चाइल्ड वेलफेयर ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सोशल वर्क प्रैक्टिस, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड लाइन जो है 1098 इन इंडिया इज सर्विस फॉर, तो चाइल्ड लाइन जो है वो सर्विस किसके लिए है? जो चाइल्ड लाइन सर्विस है हमारी चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस रिक्वायरिंग इमरजेंसी असिस्टेंट 1098। अगर कोई बच्चा परेशान है, अगर आपको भी कहीं दिखता है इसी तरीके की, तो ये जो चाइल्ड लाइन नंबर है, तो आप इसको कॉल करते हैं, तो आसपास की जो NGOs हैं या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उस पर काम कर रही हैं, तो वो इमीडिएटली उस पर एक्शन लेते हैं, और क्या नाम, उन बच्चों को रिहेबिलिटेशन के लिए या फिर उनको जो रिक्वायर्ड है उस समय उस चीज के लिए काम करते हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ICPS इन इंडिया वाज लॉन्च अंडर द विच मिनिस्ट्री? ICPS किससे संबंधित है? ICPS संबंधित है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 हमारा बात करता है द कंसेप्ट ऑफ जेंडर इन सोशल साइंस रेफर्स टू, बहुत अच्छा सवाल है। बायोलॉजिकल साइंस डिफरेंसेस नहीं, जेंडर की बात कर रहे हैं, फिर सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, तो ये तो नहीं है ना। सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स एंड आइडेंटिटीज बिल्कुल सही है। क्रोमोसोमल भी बायोलॉजिकल है, रिप्रोडक्ट ये भी बायोलॉजिकल है। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी है ना, सोशल कंस्ट्रक्टेड रोल्स एंड आइडेंटिटीज दैट इज जेंडर। द टर्म पैट्रियार्की रेफर्स टू, पैट्रियार्की किससे संबंधित है? पैट्रियार्की संबंधित है हमारी सिस्टम इन विच मैन होल्ड प्राइमरी पावर इन सोसाइटी, दैट इज पैट्रियार्की, है ना। अगर महिला करती है तो मैट्रियार्की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ, वही आगे क्वेश्चन, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया, कब हुआ था? अभी तो मैंने बताया इसका आंसर, मुझे नहीं लगता मुझे दोबारा बताना चाहिए। चलो फिर भी बता देते हैं, आंसर इज C 2013। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कब हुआ था NCW वुमेन कमीशन के लिए, महिला के लिए आयोग कब बनाया गया? तो वो बनाया था हमारा 1992, ये याद रखना आप 1992। जो मैं बताना चाह रहा हूँ छोटा सा एक छोटे से पेज पे हल्का हल्का लिख लेना, ताकि आपको इवन एक बार आप 2-3 बार उसको देखते रहे तो याद हो जाएगा आपको। तो जो कुछ ईयर बताइए ना मैंने, वो इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में आ सकती हैं। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम ये कब लॉन्च हुई थी? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो आंसर इज C 2015 में हुई थी। फेमिनिस्ट सोशल वर्क प्रैक्टिस एम्फेसाइज एम्पावरमेंट कंसिस्ट रेजिंग द स्ट्रक्चरल चेंज, ओके, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ओनली, नहीं BCD तो बिल्कुल नहीं है। तो 93 का जो सही आंसर है हमारा B है, एम्पावरमेंट करना, कॉन्शियस रेजिंग करना, स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में बात करना, दैट इज फेमिनिस्ट सोशल वर्क प्रैक्टिस एम्फेसाइजेस। ठीक है, ट्राइबल एंड रूरल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, फिफ्थ शेड्यूल किससे संबंधित है? फिफ्थ शेड्यूल हमारा संबंधित है
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसटी इन नॉर्थ ईस्टर्न नॉन ईस्टर्न एरियाज, ठीक है, उनके लिए शेड्यूल 6 है। फिफ्थ शेड्यूल जो है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न के नहीं है बट अदर रीजन में है, जैसे आर्टिकल 371 आपने देखा होगा, उसमें ए बी सी डी इस तरीके से उसमें है चीजें, तो वो सब उससे संबंधित जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की वो बात करता है फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। आर्टिकल 370 था कश्मीर के लिए बट वो स्क्रैप कर दिया गया है। अब जो आर्टिकल 371 है उस 371 में जो अदर स्टेट है, जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हैं उनके लिए, जो वहाँ के ट्राइब्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, राइट। तो अब आपके ऑप्शन आगे होगा, सही आंसर आपको पता लग जाएगा, बी इज द राइट आंसर। शेड्यूल कास्ट नहीं, पीसा एक्ट बिल्कुल सही है। पीसा एक्ट भी उसी से संबंधित थोड़ा एक और एक्सटेंशन है। अब पीसा एक्ट में 1990 ये जो आया था 1996 में आया था, ये पंचायती राज के प्रोविजन है, लेकिन ये स्पेसिफिकली शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के लिए स्पेसिफिक बनाया गया था। 1992 में 1991 में जो पंचायती राज एक्ट आया था, पंचायत राज एक्ट, लेकिन उसमें ये कहा दिया गया कि जो ट्राइबल एरिया है उनको स्पेशल अटेंशन या स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, तो इसलिए फिर पीस एक्ट लाया गया है ना। तो इसका ये रिलेटेड है किससे, ये रिलेटेड है शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के। 95 का आंसर भी होगा हमारा बी, ओके। द फॉरेस्ट राइट्स 2016 रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ, बिल्कुल जो सब बी आंसर इज राइट आंसर, क्योंकि ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग जो है कम्युनिटी इंक्लूडिंग एसटी उनको ये करती है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया था, ये बात करता है कि हमको उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करना होगा, क्योंकि उनके जीवन यापन सब उसी पर निर्भर है, किस पर निर्भर है, फॉरेस्ट पर, शेड्यूल ट्राइब्स के। तो ये बी इज द राइट आंसर। द क्वेश्चन नंबर 97 इज द कंसेप्ट ऑफ internal colony. The question is internal colony. Internal colony applied to tribal community was used by. This is the good question. Used by रॉबर्ट चैम्बर नहीं, पीआरए बात करी हमने, एंड्रे बेटेली नहीं, जॉर्ज एल्बर्ट नहीं। इनका राइट आंसर है हमारा इंटरनल कॉलोनी की जो बात की गई है, जो ट्राइबल कम्युनिटी में अप्लाई होता है, वो रिलेटेड है किससे, एनके बोस, याद रखना एनके बोस, ठीक है, 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोशल वर्क एथिक्स एंड वैल्यूज के बारे में कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं एनएसडब्ल्यू से संबंधित। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर, द कोड ऑफ एथिक्स आइडेंटिफाई विच कोर वैल्यूज एज अ फाउंडेशनल टू सोशल वर्क, एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं, सर्विस, सोशल जस्टिस, डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ पर्सन, बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं, एकेडमिक रिसर्च नहीं। इसका राइट आंसर हमारा बी, सर्विस, सोशल जस्टिस, डिग्निटी, वर्थ ऑफ पर्सन। क्वेश्चन नंबर 99, द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इन सोशल वर्क मीन्स, it means the worker determines the best course of action for the client, नहीं, वर्कर डिटरमाइन नहीं करेंगे। द क्लाइंट हैज राइट टू मेक देयर ओन चॉइसेस, बिल्कुल सही है। डिटर्मिनेशन एक प्रिंसिपल है सोशल वर्क का। मैंने कल एक पोस्टर भी आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको सोशल वर्क की डेफिनेशन भी उसमें लिखी है, उसके साथ साथ मेथड्स भी लिखे हैं, उसमें वैल्यूज भी लिखी हैं, ठीक है। और साथ ही उसमें मैंने जो 2026 की जो थीम है, वर्ल्ड सोशल वर्क डे जो कल था 17 मार्च में, तो उसकी थीम भी जो है वो भी सब मैंने उसमें लिखी है। आई होप कि आपने देखा होगा, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया है और साथ ही साथ मैंने व्हाट्सएप पे जो पेड ग्रुप है उसमें भी शेयर किया है वो, ठीक है, आप इसको देख लेना। तो राइट आंसर इज बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द कॉन्फिडेंशियलिटी इन सोशल वर्क प्रैक्टिस में बी ब्रीच्ड व्हेन, वो कब टूट सकती है कॉन्फिडेंशियल, द क्लाइंट रिक्वेस्ट मोर सर्विसेज, ओके, देयर इज imminent risk of harm to clients or other, okay, the worker disagrees with the client's choice, the case is transferred to another worker, नहीं, जब इसका राइट आंसर है हमारा बी, बिकॉज imminent risk of harm to the client or other, अगर कोई ऐसी जानकारी है तोड़ी जा सकती है कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई HIV पॉजिटिव है और HIV पॉजिटिव होने के साथ साथ वो अभी भी किसी न किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में है, सब कुछ है, तो या फिर और भी अलग अलग पर्सन के साथ बना रहा है रिलेशन, तो इसका मतलब ये है कि वो अदर को भी HIV पॉजिटिव कर सकता है। तो उस समय पर उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ना ध्यान में रखते हुए आगे का जो उसका एक डेंजर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसको प्रिवेंशन करने के लिए उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया जा सकता है और रेस्पेक्टिव जो कंसर्न पर्सन है, अथॉरिटीज हैं, उनको बताया जा सकता है इसके बारे में, ठीक है। अगर ऐसा वो डिस्क्लोज करता है तो उस समय बताया जा सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको
ये वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है, 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप और भी एमसीक्यूज इस तरीके से देखना चाहते हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक, यू कैन गो, यू कैन फिल आउट, you can pay only a minimal 399 only, and you will get the question bank before the examination. You have today is 18, now you have 18 also, 19, 20, 21, 23, 24, 24 तक आपके पास समय है। इट मीन्स अभी आपके पास समय है, तो आप प्लीज, अगर आप सच में सिंसियर हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में हो, तो अब एमसीक्यूज पे ध्यान दो, कुछ नया कंसेप्ट मत सीखो, ना कुछ नया पढ़ो, बस एमसीक्यूज 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 करो, रिवीजन करो अब तक जो लिखा है। और साथ ही साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन फिल दैट गूगल फॉर्म, आई विल प्रोवाइड इन दिस वीडियो। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद मी। वीडियो कैसे लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, प्लीज कमेंट करना। कुछ कमेंट आते हैं कि ऐसी वीडियोस को कंटिन्यू सीरीज रखो, तो ही मोटिवेशन मिल पाता है, तो मैं कर पाता हूँ। एज यू नो दैट मैनी थिंग्स आर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। ऑफिस भी है, मार्च भी है, मार्च एंडिंग, यू नो कि मार्च एंडिंग में फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। उसके साथ साथ एक्सटेंसिव ट्रैवल भी कर रहा हूँ, कभी लखनऊ तो कभी बैंगलोर, तो फिर लखनऊ जा रहा हूँ, इवन ईद पे भी घर पे नहीं हूँ मैं। और उसके साथ साथ फास्ट चल रहे हैं, फिर बहुत फैमिली है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं घर में। पापा की तबीयत खराब थी बहुत, अभी ऑपरेशन हुआ उनका, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, इसलिए बहुत टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, सेशन नहीं ले पा रहा हूँ। बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इन बिटवीन टाइम निकाल के आपसे बात करने की, आपके साथ जुड़े रहने की, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई है, या फिर जो कंटेंट मैंने डिलीवर किया वो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद मी। बाय बाय।